गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस क्लास साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन को पढ़ रहे थे, जिसमें से मुख्य अक्ष के बारे में जानते हैं। मुख्य अक्ष के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। जो कल पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिविजन करते हुए 2-4 मिनट में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुख्य अक्ष में देखते हैं हम लोग। मुख्य अक्ष की बात जब चर्चा की जा रही है तो मुख्य अक्ष में दर्पण के ध्रुव और वक्रता के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। किसको कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। जो दर्पन की चौड़ाई होता है उसे हम दर्पण का द्वारक कहलाता है, अथवा दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से हो सके। जिसका परावर्तन किस रूप से हो सके? वास्तविक रूप से होता है, उसे हम दर्पण का क्या कहता है? द्वारक कहलाता है। वक्रता त्रिज्या दर्पण का जिस खोखले गोले का वह भाग, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद चर्चा चला जाए, इसे हमेशा वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी ज्ञात करना। तो देखिएगा मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य फोकस की चर्चा अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद कहाँ मिलती है? मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित होती है। जिस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस को हमेशा किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। आप लोगों को कल पढ़ाया गया था। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है। अवतल दर्पण को हम कैसा दर्पण कहते हैं? तो अभिसारित दर्पण भी कहा जाता है अवतल दर्पण को। इसके बाद चर्चा किया जाता है फोकस दूरी के बारे में। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे फोकांशांतर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फोकांशांतर कहा जाता है। इसे हमेशा किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। किससे? एफ से सूचित किया जाता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस बीच के अंतर को देखते हैं। तो उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ पे बनता है? दर्पण के पीछे स्थित होता है। जो उत्तल दर्पण का फोकस है दर्पण के पीछे स्थित होता है। उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे हमेशा किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। अब यहां तक आपका ये भी बताया गया था कल। इसके बाद देखते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या का संबंध। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? F = R/2 होता है। आर मतलब रेडियस, त्रिज्या कितना वक्रता त्रिज्या दिया गया है। अब इसके बाद इससे आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न आप लोग को बनाने के लिए दिया गया था गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस को परिभाषित करें। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करें। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण को परिभाषा को लिखे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें यदि उसका वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। आप लोग यहाँ पर ज्ञात करके बताया गया था। इसके बाद आप लोग यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना था। ये आप लोगों को कल बताया गया था। अब इससे आगे हम लोग आज पढ़ते हैं अवतल दर्पण से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। तो इससे आगे देखिएगा आप लोग। तो अवतल दर्पण प्राप्त करने का नियम को आज हम लोग देखेंगे। किस नियम को? अवतल दर्पण इधर लिखे हुए ना बनत उल्टा उन्हें वहां पे आदत बनल है, इसे लिखेगा। अवतल दर्पण
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, करने का नियम। प्राप्त करने का नियम। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा आप लोग, जब अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा जाता है, किस दर्पण के सामने? अवतल दर्पण के सामने। किस दर्पण के सामने चर्चा की जा रही है? अवतल दर्पण के सामने जब एक वस्तु को रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये सारा चीज हम लोग को इस आज समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि आज का अवतल दर्पण प्राप्त करने के नियम है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले चर्चा किया जाता है, यहाँ पे आपका ये क्या हो गया? केंद्र। सी, जहाँ सी की मतलब केंद्र, याद रखिएगा आप लोग। यहां से जब यहाँ पर फोकस अंतर करते हुए यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ये मान लेते ए है लाइन, ये क्या हो गया? एक्स लाइन। अब देखिएगा आप लोग, इस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो और जब अवतल दर्पण प्राप्त करने को चाहे, क्या दर्पण, कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। एम हो गया तो इसको क्या मान लेंगे? M1, ठीक ना। अब देखिए, जब अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा जाता है तो एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब अवतल दर्पण इसके सामने हम क्या रखेंगे? एक वस्तु को रखेंगे तो मेरा क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब, एक फोटो प्राप्त होगा। प्रतिबिंब उस बिंदु पर तब प्राप्त होता है कम से कम 2 परावर्तित किरण। कब प्राप्त होगा प्रतिबिंब हमें? जब 2 परावर्तित किरण, देखिए एक यहां से जाते हुए परावर्तित किरण, एक यहां जाते हुए, यानी कम से कम कितने परावर्तित किरण? 2 परावर्तित किरण जाते हुए होगा, तब हमें क्या सा प्राप्त होगा? एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और कम से कम 2 परावर्तित किरण उस बिंदु पर मिलती है, या उस बिंदु से मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। इस प्रकार उन 2 किरणों का उपाय करके हम लोग प्रतिबिंब का पता लगा सकते हैं। और 2 प्रतिबिंब का 2 परावर्तित किरणों का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रतिबिंब का पता लगाया जा सकता है, जो प्रतिबिंब प्राप्त करने के क्या कहलाते हैं? नियम कहलाते हैं। तो रूल नंबर 1 देखेंगे हम लोग। नियम नंबर 1 समझिएगा आप लोग। रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1, जब नियम नंबर 1 देखते हैं किस तरह से पता करेंगे, तो नियम देखते हैं हम लोग। नियम फर्स्ट सबसे पहले कैसे पता करें? तो देखिए, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। तो पहला रूल आप लोग याद रखिएगा, रूल नंबर 1 क्या? कि अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहां से? फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर गुजरती है। देखिए, फोकस से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से? फोकस से होकर गुजरती है। तो देखिए कहां से फोकस, मेरा फोकस कहां है? यहाँ पे है। एक देखिए, यहाँ पे परावर्तित किरणें हैं, परावर्तन है। अब यहाँ से जाते हुए कहां से गुजर रही है? अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष से। कहां से? यहाँ से प्रधान अक्ष से जाते हुए समांतर आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे फोकस है और यहाँ से होकर गुजर रही है एक रेखा, यहाँ पे से गुजरती है।
तो नियम फर्स्ट हुआ, और नियम सेकेंड देखिएगा, यानी आपतित किरणें ए बी दर्पण एम के, देखिए आपतित किरणें कौन हो गया, ए बी किरणें हो गया, जो बी कौन है आप लोग ध्यान में रखिएगा, बी पॉइंट आपका ई है, कौन सा है बी पॉइंट, ये है, बी पॉइंट कौन है, ये ऊपर बैठ जाएगा, वो बी किरणें कौन है, ये पॉइंट है, बी ए हो गया। तो देखिए यहां से यहां मोड़ देना, तो हम तो ना बोलूं लेकिन कोई देख, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती, तो क्या हो गया, आपतित किरणें जो होती है ए बी दर्पण एम के प्रधान अक्ष से, देखिए ए बी दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, बी है, ये पॉइंट कौन है आपका, याद रखिएगा ये पॉइंट क्या है आपका, बी है, ये ए बी क्या हो गया, आपतित किरणें है, दर्पण है, हो गया। जो एम देखिए ये M1 ठीक ना। अब इसके बाद इस दर्पण के प्रधान अक्ष कौन हो गया, प्रधान अक्ष की बात किया जाए तो x और p, आप प्रधान अक्ष कौन हो जाएगा, ई पॉइंट p, यही ना प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष xp हो गया। तो प्रधान अक्ष sp के समांतर, देखिए यहां से ये समांतर समांतर रेखा है, और करते समांतर आकर परावर्तन के बाद, देखिए यहां से आते हुए परावर्तन के बाद कहां पे, फोकस से होकर कहां चली जाती है, बी वाई की तरफ चली जाती है, ये वाला रेखा क्या हो जाएगा आपका, ई पॉइंट वाई हो जाएगा, समझ आया। तो फोकांतर करते हुए ए बी एक आपतित किरण ये हुआ, आपतित किरण एम एक प्रधान अक्ष से होकर एस पी प्रधान अक्ष के पॉइंट से होते हुए समांतर होते हुए कहां चले जाते हैं, परावर्तन के बाद फोकस होकर, फोकस कहां, फोकस से होकर कहां पर, एक्स वाई पे बी वाई पॉइंट पे दिशा में जाती है, कहां पे जाती है, बी वाई दिशा में जाती है, जो वहीं से टेप उधर सवाल बना। हाँ नियम टू देखिएगा आप लोग, नियम टू, अब नियम टू की चर्चा किया जाए तो अवतल दर्पण कैसा, अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र से होकर, कहां से होकर, वक्रता केंद्र से होकर, केंद्र से होकर, केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। आप देखिए इस बात को, नियम टू के, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर क्या करती है, प्रकाश की किरणें कहां पे, प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें पुनः प्रवर्तित होकर क्या होता है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जब अवतल दर्पण वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें पुनः आपस का प्रवर्तन उसी दिशा में लौट जाती है, विश्वास करे काम पे बहुत पक्का। आप देखते हैं इसके बाद नियम टू, हम लोग देखते हैं नियम टू हो चुका है। देखिए यहाँ पे एक प्रकाश का दर्पण बन रहा है अवतल दर्पण में, हम लिख लो तो देवे करो तो ऐसे खुश रहे। यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष पी हो गया, पांडे का जरूरी है भाई, यहाँ पॉइंट एफ हो गया, पॉइंट एफ, तो पॉइंट एफ हो गया। यहाँ पे ये किस कटते हुए कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर जान ले, ट्यूशन कम वो बच्चा रहता, एफ यहाँ से पॉइंट यहाँ पे पापा मम्मी के एफ पॉइंट सी
यहाँ पे क्या तो पॉइंट सी केंद्र हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सी किचन में, देखिए लड़का सी। इसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्र क्या हो गया, सी हो गया यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे आते हुए किरण रेखा क्या हो गया, ए हो गया। क्या हो गया, ए। ना तो छत पर। अब यहाँ पे केंद्र हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको एम ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, M1 ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ प्रकाश की किरणें एक डी पॉइंट को एक जो है किरणें डी ले लिए। देखिएगा प्रकाश की किरणें एडी दर्पण के वक्ता केंद्र किस से, एडी दर्पण है। एडी क्या हो गया, ये वाला लाइन को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ये वाला लाइन को क्या कहेंगे, दर्पण। एडी क्या हो गया, दर्पण हो गया। दर्पण वक्ता केंद्र किस से, केंद्र से होकर गुजर रही है, सी से होकर गुजरती है। अब बिंदु किस पर, डी पे। किस पर, पॉइंट डी पे परावर्तित होकर पुनः डीए के रूप में आपस लौट जाती है, आपस लौट जाती है। नियम अब 3 आप लोग देखिएगा, नियम 3, नियम 3। जब नियम 3 हम लोग देखे तो यहाँ पर आप लोग नियम 3 देखिए, रूल 3, नियम 3। नियम 3 बराबर क्या हो जाएगा, नियम 3। इस नियम को अवतल दर्पण के कारण, अवतल दर्पण के किस अवतल दर्पण के फोकस से होकर, किससे होकर, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी हम लोग नियम 3 में क्या देखेंगे कि अवतल दर्पण के फोकस होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहाँ पे, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसके देखिएगा, इसके बाद हम लोग तो एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण यहाँ पे अभी क्या हो जाए, यहाँ पे प्रधान अक्ष P पॉइंट ध्रुव हो गया, पोल। यहां से किरणें जाती हुई इस पॉइंट A पॉइंट, ई फोकस दूरी, सेंटर ये हो गया आपका C पॉइंट। अब ये अब इसके बाद E पॉइंट, यहां से M हो गया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, M फर्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी। अब इसके बाद देखते हैं तो आपतित किरणें एडी दर्पण के फोकस से होकर, आपतित किरणें एडी, यहाँ पे क्या मान लेंगे इसको, एडी। इस पॉइंट को डी मान ली, इस पॉइंट को, ठीक ना। यहाँ पे डी मानना है इस पॉइंट को, इस बात को ध्यान रखिए। कहाँ पे डी, ई वाला, यहाँ पे ये एडी हुआ तो ऊपर से नीचे वाला, हाँ, इस लाइन वाले को हम क्या कर रहे हैं, एडी। अब देखिए तो एडी से होकर आपतित किरणें एडी हो गया। आपतित किरणें कौन हो गया, एडी। दर्पण के फोकस से होकर, देखिए यहाँ पर फोकस से होकर जा रही है, पॉइंट फोकस है, यहाँ से होकर गुजर रही है। फोकस से गुजरते हुए बिंदु किस पर, डी पे परावर्तित हो जाती है। अब फिर डी ई के दिशा में, कहाँ पे देखिए डी ई के दिशा में, यहाँ से आया और डी ई के दिशा में क्या करता है, डी ई के दिशा में मुख्य अक्ष के समांतर
हो जाती है। किसके अक्ष के समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरह से किसका बनता है? अवतल दर्पण द्वारा हमें प्रतिबिंब का प्राप्त करने का नियम होता है। 3 नियम। तो पूछा जा सकता है अवतल दर्पण प्राप्त करने के नियम को लिखे, तो किन्हीं 2 नियम या किन्हीं पूरे नियम पूछेगा तो पूरे नियम को लिख देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, एक नियम तो एक नियम को लिखेंगे, 2 नियम पूछेगा तो 2 नियम को लिख देंगे। इस तरह से अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रतिबिंब बनना। आपको इस बात को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन खूब ऑब्जेक्टिव में यहां सबका पूछा जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करना, प्रतिबिंब का निर्माण बना है साहिल, प्रतिबिंब का निर्माण। तो देखिए इस सवाल को किस तरह से बनाएंगे, क्या ऐसे समझे इस बात को हम लोग। तो इसको समझने के लिए अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति उस दर्पण के सामने रखी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, और अवतल दर्पण पर रखे गए प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे प्राप्त करता है? उस दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। दर्पण को भिन्न भिन्न स्थान पर वस्तु रखने से विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। जब वस्तु को निम्न 6 स्थान पर रखा जाता है, वस्तु को हम कितने स्थान पे? 6 स्थान पर जब रखा जाता है, तो कितने स्थान पे? देखिए 6 स्थान पर रखा जाता है। तो देखिएगा आप लोग यहां पर अवतल दर्पण है, ये बात को आप लोग बहुत अच्छा से समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से 6 ऑब्जेक्टिव बनेंगे इस फिगर से। यदि फिगर समझ लिए आपको याद ऑब्जेक्टिव नहीं करना होगा। पी हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ पॉइंट फोकस हो गया, यहाँ पे क्या होगा? केंद्र हो गया, यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा? अनंत हो गया, ठीक ना, इधर अनंत आपका हो गया, ठीक ना, ये अनंत वाला लाइन हो गया, मान लीजिए पूरा ये जहां तक आप मान लीजिए अनंत हो गया, इधर जहां तक अंत जिसका न हो। तो पहला देखिएगा ध्रुव और फोकस के बीच पे बनता है। कहां कहां बनता है? 6 कंडीशंस। हम कितने कंडीशन की बात करेंगे? 6 कंडीशन को 6 तरीके से बना। जब वस्तु को हम रखते हैं, जब वस्तु को निम्न 6 स्थान पर रखा जाता है। कितने स्थान पर? निम्न 6 स्थानों पर रखा जाता है, रखा जाता है। तो भाई 6 स्थान पर कहां कहां रखेंगे? देखिएगा पहला कहां रखेंगे? पहला तो ध्रुव और फोकस के बीच में। जब यहां से यहां के बीच में वस्तु रखा जाए तो क्या कहां पर दिखाएगा? तो ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव को हम क्या कहते हैं? पी से डिनोट करते हैं। तो ध्रुव पी और किसके बीच में? फोकस के बीच में। किसके बीच में? फोकस के बीच में। फोकस के बीच में। दूसरा पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, फोकस पर रखा जाए। कहां पे? फोकस को एफ से डिनोट किया जाता है, फोकस पर। ये सब आपको पता है, फोकस पर। तीसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा, वक्रता, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वक्रता केंद्र के बीच में। केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। चौथा पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, वक्रता केंद्र पर। किस पे? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। पांचवा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, पांचवा कहां बनेगा इस बात को ध्यान में रखिएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पे। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते, सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र के बीच में। केंद्र के बीच। 6 नंबर पॉइंट को ध्यान में रखिएगा आप लोग, अनंत पे। कहां पे? अनंत पर। कहां पे? अनंत पर बनता है। 6 नंबर कहां पे ध्यान रखिएगा? अनंत पे बनता है। कहां पे? अनंत पर। कहां पे बनता है? अनंत पर। 6 पॉइंट को रखिएगा याद। तो किस कंडीशंस की चर्चा की जा रही है? कितने पे? 6 पे।
6 पॉइंट पर। कितने पर? जब वस्तु को निम्न स्थान 6 स्थानों पर रखा जाए। कहाँ कहाँ? तो पहला रखा गया ध्रुव और फोकस के बीच में। तो हम लोग चर्चा करते हैं पहला केस किस पे? ध्रुव और फोकस के बीच में। जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब केस नंबर 1, ठीक है ना, जब वस्तु को कहाँ पे? जब वस्तु को वस्तु के दर्पण के फोकस और किसके बीच में? ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो, के बीच स्थित है। जब इसके बीच स्थित हो, किसके बीच? फोकस और ध्रुव के बीच वह वस्तु का दर्पण स्थित होगा, तब कहाँ पे जब प्रतिबिंब बनेगा, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा देखिएगा यहाँ पे एक दर्पण है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे P पॉइंट हो गया, ध्रुव हो गया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे मान लेते एक फोकस है। क्या है? फोकस पॉइंट हो गया। अब एक रेखा आपका यहाँ से गुजरती हुई, एक रेखा आप देखिएगा यहाँ से इस फोकस से होकर गुजरती हुई। किससे? फोकस से होकर गुजरती हुई। किससे? फोकस पॉइंट से। अब फोकस पॉइंट से गुजरती हुई कहाँ जाती है रेखा को? देखिएगा आप लोग, इस फोकस से होकर गुजरती हुई हम लोग का रेखा आगे कर। अब फोकस अब यहाँ पे स्थित होते हुए, अब इसके बाद हम लोग देखते थे यहाँ पर, देखिएगा आप लोग, तिरछा थोड़ा सा हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के यहाँ पे क्या बना? एक केंद्र बना C। क्या बना? एक पॉइंट C हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये एक B हो जाएगा रेखा ये। अब यहाँ पे जो पॉइंट C मिल रही है, इसे पॉइंट को हम क्या कह देंगे? B पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन B, अब यहाँ से यहाँ F यहाँ पे, तो इसमें क्या कंडीशंस होगी? उल्टा बता, केंद्र हम लोग को कहाँ बनेगा, इसकी चर्चा की जा रही थी। ये पूरा फिगरे गलती हो रही बाप। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब ये फिगर दर्पण एक बना है, अवतल दर्पण, यहाँ पे A1 इसको B1 ले लिए। यहाँ पे मेरा क्या बन गया? केंद्र C बन गया। ये हम लोग का क्या बन गया? फोकस बन गया। क्या बन गया? फोकस बन गया। अब यहाँ पे किसको हम ले लिए? हम लोग इसको A पॉइंट ले लिए यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग नीचे क्या कर दिए? B कर देंगे यहाँ पर। जब B, ये क्या हो जाएगा? बीच वाले पॉइंट को हम लोग ध्रुव कहते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पे रेखा को जो मिला, अब हो गया यहाँ पे B हो जाएगा। यहाँ पे जो इस रेखा को मिलाएगा यहाँ से यहाँ तक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से यहाँ जो मिला रहा है, इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे B कह दिए। क्या कह दिए? B। अब देखिए, वस्तु के बिंब F और दर्पण के ध्रुव के बीच है। कहाँ बना हुआ है? वस्तु के बिंब, कहाँ पे? वस्तु का बिंब F यहाँ पॉइंट हुआ, और दर्पण के ध्रुव के बीच में, दर्पण के ध्रुव के बीच में यहाँ पे बना ना। तो दर्पण के ध्रुव के बीच में तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? जब वस्तु दर्पण के फोकस ध्रुव के बीच में, यहाँ पर वस्तु, यहाँ ध्रुव के बीच में, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या वस्तु बना बीच में। जब दर्पण के वस्तु और फोकस ध्रुव के बीच में स्थित हो, तो कहाँ पे बनेगा? दर्पण पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? पीछे, दर्पण के पीछे। तो दर्पण यहाँ हुआ, और इसके पीछे किधर हो जाएगा हम लोग का? इसका पीछे दर्पण है, और दर्पण में देख रहे तो इसका पीछे इस साइड में होगा ना।
अरे भाई दर्पण ऐसे है, इसका पीछे किधर होगा, इधर ना होगा, मेरे पीछे होगा। तो दर्पण में देख रहे थे यहाँ पे बना, तो दर्पण के पीछे बनेगा। पहला पॉइंट दर्पण के पीछे क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे। तो फिगर बनाने आपको आ गया, तो देख लीजिएगा यहाँ पे फिगर ऐसे से बना है वस्तु के बीच में, तो देखिए कहाँ बन रहा है, यहीं पर बन रहा है क्या, यानी दर्पण के पीछे। दूसरा कहाँ पर काल्पनिक एवं आभासी बना, और सीधा बना है, यहाँ से सीधा बना है प्रतिबिंब। तो काल्पनिक तथा काल्पनिक बना है और तथा क्या आभासी, काल्पनिक तथा आभासी। काल्पनिक को ही क्या कहा जाता है, आभासी। दूसरा बात क्या हो गया, आभासी। और तीसरा पॉइंट हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, तीसरा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि सीधा बना है। क्या बना है, सीधा बना है, यहाँ पे सीधा बना प्रतिबिंब। और चौथा कति बना है, वस्तु के बिंब कितनी को होता है, छोटा है लेकिन उससे बड़ा बना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ छोटा है लेकिन वस्तु के बिंब से बड़ा बिंब बना है, सीधा बना है। और चौथा क्या बना है, वस्तु के बिंब से बड़ा बना है। तो कंडीशन याद रखना होगा आप लोगों को, वस्तु के बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों का, कि पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए जब वस्तु दर्पण और फोकस के धूप के बीच में स्थित रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका। तो ऑप्शन आएगा दर्पण के पीछे, लिखेगा उल्टा, लिखेगा वस्तु से छोटा, लिखेगा वास्तविक। आंसर क्या मारेंगे, दर्पण के पीछे। या पूछेगा जब वस्तु के दर्पण को फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, तो लिखेगा दर्पण के पीछे। ऑप्शन बी लिखेगा काल्पनिक आभासी, ऑप्शन सी सीधा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हम क्या मारेंगे, इनमें से सभी। इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। यही सब बात किसी बच्चा को याद नहीं होगा, कंफ्यूजन होता है। यदि आप अभी फिगर से समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 6 कंडीशन है, 6 गो इसमें कंडीशन है। आप लोग फिर पढ़िएगा कल इससे आगे, क्योंकि 6 कंडीशन है। यदि याद कीजिएगा तो कंफ्यूजन निश्चित हो जाना है अवतल दर्पण में। फिर उत्तल दर्पण में कंडीशन होगा, वहाँ भी कुछ कंडीशंस है, वहाँ भी 2-3 कंडीशन, तो हमेशा कंफ्यूजन होती रहती है। इसलिए इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, इसे समझ ले अच्छी तरह से। यहाँ पर हम लोग समझे थे कि जब वस्तु का दर्पण, देखिए यहाँ वो फोकस हुआ और ध्रुव के बीच में वस्तु का दर्पण बने तो क्या बनेगा, उसका दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। और वस्तु के देखिए छोटा बीम है, यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। आज इतना ही आप लोगों को रहने दिया जा रहा है। यदि अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास।